आप सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास के माध्यम से हम राजस्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में होने वाले किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान में होने वाले किसान आंदोलन के पीछे मुख्य क्या कारण रहे और राजस्थान के भिन्न भिन्न भूभाग और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर होने वाले किसान आंदोलन कौन कौन से थे, इन किसान आंदोलनों के क्या कारण रहे, इन किसान आंदोलनों का किन किन लोगों ने नेतृत्व किया और किन किन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इन आंदोलनों के माध्यम से अपनी है जो प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन किसान आंदोलनों का आरंभ किस प्रकार और क्यों हुआ, अर्थात हम इस आंदोलनों की पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान प्रारंभ से ही एक राजपूतों का क्षेत्र रहा है और राजपूतों का क्षेत्र अर्थात इस क्षेत्र के अंदर राजपूत शासकों ने शासन किया है और मध्यकाल से ही राजस्थान के अंदर अनेक राजपूत शासकों ने शासन किया है। इन शासकों के शासन करने की जो व्यवस्था थी, शासन करने की जो प्रणाली थी, अर्थात शासन व्यवस्था का जो आधार था वो था सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके माध्यम से प्रजा शासक आपस में जुड़े रहते थे। देखो किस प्रकार से जुड़े थे, इस बात को हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक क्षेत्र का राजा है, उसके अधीन एक बहुत बड़ा भू क्षेत्र है जिसको वो व्यवस्थित रूप से पूरा प्रशासन करने में एक अकेला व्यक्ति असफल रहता। ऐसी स्थिति में अपने सहयोगियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने ऊपर निर्भर अपने परिवारजनों और अपने सगे संबंधियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो अपने पूरे राज्य को कई अलग अलग भागों में विभाजित कर देता था और अलग अलग भागों में विभाजित करने के उपरांत प्रत्येक क्षेत्र अपने एक निकट संबंधी को सौंप देता था और जो निकट संबंधी इस क्षेत्र में क्या करता था, इस क्षेत्र का एक तो करता था प्रशासन और प्रशासन के साथ साथ एक इस क्षेत्र से करता था कर संग्रहण और इसके अलावा उसका एक महत्वपूर्ण ये कार्य होता था कि जब आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैन्य सहायता भी प्रदान करता था। सैन्य प्रदान करना, इन तीन कार्यों के परिणाम स्वरूप होता यह था कि राजा को एक तो स्थायी सेना नहीं रखनी पड़ती, दूसरी बात है कि अपने जो नौकरशाही व्यवस्था है उस पर भी इतना ध्यान नहीं देना पड़ता क्योंकि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर जो भिन्न भिन्न सामंत होते थे वो कर संग्रहण है, सैन्य व्यवस्था है और प्रशासन का पूरा कार्य कर लेते थे। दूसरी बात थी कि नौकरशाही की तुलना में इन सामंतों पर अधिक भरोसा किया जा सकता था क्योंकि ये सामंत होते थे जो राजा के निकट संबंधी होते थे। यहाँ तो राजा के साथ इनका खून का रिश्ता होता था, अगर खून का रिश्ता नहीं होता तो ये सगे संबंधी हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में अर्थात राजा को सामंत के ऊपर भरोसा होता और सामंत को राजा के ऊपर भरोसा होता था। इस प्रकार की और सामंत होता था, यह सामंत एक प्रजा को शासित करता था अर्थात प्रजा के ऊपर अपना नियंत्रण रखता था। इस प्रकार से मध्यकाल से ही राजस्थान में राजा, सामंत और प्रजा आपसी संबंधों के आधारित संतुष्ट थे और ये परंपरा अच्छे से चल रही थी। और सामंत यहाँ प्रजा का जो नेतृत्व करता था, गांव के अंदर जो ग्राम का मुखिया होता था वो पटेल, इस पटेल के माध्यम से कर संग्रहण का कार्य भी करता था। ये व्यवस्था अच्छी तरीके से चल ही रही थी, परंतु हुआ ये कि राजस्थान के अंदर बाहरी जैसे मराठों का प्रवेश हुआ और मराठों का एक ही उद्देश्य था अधिक से अधिक धन को लूटना और मराठों के चंगुल से बचने के लिए धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रति जो राजस्थान के राजपूत शासक थे वो आकृष्ट होने लगे। जब राजपूत शासक अंग्रेजों के प्रति आकृष्ट होने लगे तो अंग्रेजों के प्रति आकृष्ट होने के परिणाम स्वरूप जो अब तक इन सामंत प्रजा के माध्यम से, सामंतों के माध्यम से इनको जो कर मिलता था वो यहाँ तो मिलता था अनाज के रूप में और यहाँ मिलता था जैसे बिष्टी है, बेगार है या बिन बिन लाग बाग है या इस प्रकार से मिलता था। परंतु जैसे ही अंग्रेजों की शरण में जब राजपूत शासक जाने शुरू हुए तो अंग्रेजों ने पूरी इस कर व्यवस्था का और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का ही मौद्रीकरण कर दिया। अर्थात अंग्रेजों की शरण में जाने के बाद राजपूत शासकों ने स्वयं को सुरक्षित महसूस किया। जब राजपूत शासकों ने स्वयं को सुरक्षित महसूस किया तो सामंतों की आवश्यकता कम होने लगी और अब सामंतों के ऊपर भी राजाओं के द्वारा अधिक से अधिक कर थोपे जाने लगे और फिर सामंतों के ऊपर कर थोपे जाने लगे तो सामंतों ने वो कर जो राजा डिमांड करते थे वो किससे वसूलने का
कार्य शुरू कर दिया प्रजा से, अर्थात किसान, कर देने वाले थे किसान। इस प्रकार से किसानों के ऊपर भारी मात्रा में जब कर की डिमांड बढ़ी तो कर की डिमांड बढ़ने के कारण पूरे राजस्थान के भिन्न भिन्न भागों के अंदर अनेक प्रकार के किसान आंदोलन होने शुरू हो गए। अब देखो इससे ये होता था, दूसरी बात ये थी कि किसान आंदोलन आरंभ हो गए, ये थी सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था के साथ साथ दूसरी एक और साथ या एक कार्य और होता था। कार्य ये होता था कि इस दौरान जो ये सामंत थे, सामंतवादी व्यवस्था के दौरान दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती थी कि यहाँ भूमि दो प्रकार से विभाजित की गई थी। एक भूमि होती थी खालसा, दूसरी भूमि होती थी जागीर। जो भूमि सामंतों के अधीन होती थी, इन सामंतों को जागीरदार भी कहा जाता था। इन जागीरदारों के जो अधीन भूमि होती थी इसको जागीर भूमि कहा जाता था। और जो खालसा भूमि होती थी ये प्रत्यक्ष रूप से शासक के नियंत्रण में होती थी, प्रत्यक्ष शासक के नियंत्रण। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की भूमि होती थी। अब यहां से तो राजा के द्वारा ही कर वसूल किया जाता था, इसकी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण गतिविधि या ज्यादा महत्वपूर्ण कोई प्रॉब्लम नहीं थी। परंतु जो ये जागीर भूमि थी, इस जागीर भूमि में इस यहाँ पर जो प्रजा थी अर्थात इन क्षेत्रों में जो किसान थे, इनसे जो कर संग्रहण करने का कार्य करते थे वो जागीरदारों के माध्यम से किया जाता था। और ये जागीरदार जब शासक अंग्रेजों की शरण में चले गए, इन जागीरदारों से भी अधिक धन की डिमांड करने लगे, तो इन जागीरदारों ने अधिक से अधिक किसानों का क्या करना शुरू कर दिया, शोषण करना शुरू कर दिया। इन किसानों जब अधिक से अधिक किसान शोषित होने शुरू हुए, अर्थात किसानों को अनेक प्रकार के कर, लाग, बाग, बेगार, बहुत सारे कर देने पड़ते थे। ऐसी स्थिति में परेशान होकर किसानों ने इन सामंतों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप राजस्थान के पूरे भूभाग के अंदर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के किसान आंदोलन हुए। इन किसान आंदोलनों में सबसे जो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हुआ वो किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो आज इस क्लास के अंदर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ और इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण भूमिका, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि बिजोलिया कहाँ है और किस प्रकार से ये व्यवस्थित है। तो ये मैं आपको, जो आप सभी को सामान्य सी जानकारी होगी कि 1527 के अंदर खानवा का युद्ध हुआ। और इस खानवा का जो युद्ध हुआ, ये खानवा का युद्ध में एक तरफ था बाबर और एक तरफ था मेवाड़ के महाराणा सांगा। इस युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से एक व्यक्ति लड़ा जिसका नाम था अशोक परमार। और अशोक परमार की इस युद्ध में वीरता से महाराणा सांगा इतना खुश हुआ कि अशोक परमार को ऊपरमाल का जो क्षेत्र था, ऊपरमाल की जागीर दे दी। कौन सी जागीर दे दी? ऊपरमाल की जागीर दे दी। और ऊपरमाल की जागीर वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर अवस्थित है। इस ऊपरमाल की जागीर के अंदर टोटल 79 ग्राम थे और इनमें सबसे बड़ा जो ग्राम था वो सबसे बड़ा ग्राम था बिजोलिया। और इस बिजोलिया के अंदर जो किसान रहते थे उन किसानों के अंदर सबसे अधिक जाति का जो समुदाय था वो था धाकड़ समुदाय के लोग रहते थे, अर्थात धाकड़ जाति के लोग रहते थे। ये सामान्य सा बिजोलिया का परिचय था कि 1527 में खानवा युद्ध के दौरान महाराणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर प्रदान की। और ऊपरमाल के अंदर कुल 79 ग्राम थे, उनमें से एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो ग्राम था वो था बिजोलिया। और इस बिजोलिया के क्षेत्र में धाकड़ समुदाय के लोग रहते थे। ये थी इनकी प्रारंभिक परिचय। अब देखो कि यहाँ किसान आंदोलन क्यों हुआ और किस प्रकार हुआ। किसान आंदोलन, इसको हम पूरे बिजोलिया किसान आंदोलन को मुख्य रूप से 3 अलग अलग चरणों में बांटकर समझने का प्रयास करेंगे। क्यों समझने का प्रयास करेंगे? क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे लंबा और सबसे संगठित चलने वाला किसान आंदोलन था। इन राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का जनक वैसे विजय सिंह पथिक को माना जाता है, परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण था और विजय सिंह पथिक का इस आंदोलन के अंदर भी महत्वपूर्ण योगदान था।
तो जैसा कि अपने पीछे की जो बात की है कि सामंती व्यवस्था पर आधारित शासन व्यवस्था थी, तो उसी प्रकार से बिजोलिया की शासन व्यवस्था भी ठीक तरीके से चलती थी। बिजोलिया के अंदर यहाँ पर जो एक होता था राव, अर्थात वो सम्राट मेवाड़, जो बिजोलिया का पूरा क्षेत्र था ये मेवाड़ के महाराणा के अधीन आता था, और मेवाड़ के महाराणा के अधीन इस क्षेत्र के अंदर जिसको जागीरदार नियुक्त किया गया था, उस जागीरदार को राव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राव कहा जाता था। इस पूरे किसान आंदोलन को हम 3 चरणों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से कौन सा चरण हुआ, 3 चरणों में कोई व्यवस्थित रूप से ऐसा बांटा हुआ नहीं है, बट हम ये इसलिए करते हैं कि इसको आसानी से समझ सकें। पहले चरण के दौरान ये हुआ कि किसान अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक हुए। दूसरे चरण के दौरान किसान आंदोलन अपने सर्वोत्कर्ष पर था, और तीसरे चरण के दौरान किसान आंदोलन अपनी पतन अर्थात अंतिम अवस्था की तरफ झुका हुआ था। तो यहां पर सबसे पहले 1890 के आसपास की बात है। यहाँ का जो सामंत था वो सामंत था केशवदास। केशवदास के समय प्रजा संतुष्ट थी, प्रजा को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। और केशवदास के उपरांत यहाँ शासक बना गोविंददास। गोविंददास के समय भी किसानों और इस राव के मध्य कोई ज्यादा समस्या नहीं थी, परंतु गोविंददास की मृत्यु के उपरांत यहाँ 1894-95 के दौरान कृष्ण सिंह राव बने। कृष्ण सिंह राव बने तो कृष्ण सिंह ने राव बनते ही किसानों के ऊपर अनेक प्रकार के कर लागबाग अधिक लाग दी। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण सिंह के दौरान समस्त जो बिजोलिया क्षेत्र था, बिजोलिया क्षेत्र के किसानों के ऊपर 84 प्रकार की लगान थी, अर्थात उनसे 84 प्रकार के कर वसूले जाते थे। इन करों के परिणाम स्वरूप किसान इतना सारा बोझ देने में असफल रहे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो किसान आंदोलन का जो पहला चरण है वो यहीं से शुरू होता है 1897 के अंदर। यह घटना 1897 की है। यहां प्रथम चरण लिख लेता हूं मैं। इस प्रथम चरण के दौरान हुआ ये प्रथम चरण 1897 से 1913 तक ईस्वी तक। इस प्रथम चरण के दौरान यह हुआ, जो आंदोलन का प्रथम चरण था, इस आंदोलन में जब कृष्ण सिंह के काल में किसानों के द्वारा अनेक प्रकार से लागबाग और करें चुकाई जा रही थी, उसी से नाराज किसानों ने यह विरोध करने का प्रयास किया कि कैसे भी करके इन जो राव है इनको विरोध करना चाहिए, और जो अपनी समस्या है इनको मेवाड़ महाराणा से परिचित करवाना चाहिए। मेवाड़ महाराणा से परिचित करवाने के लिए उन्होंने एक संगठित होने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति के अंदर 1897 के अंदर इसी क्षेत्र का एक गांव था गिरधरपुरा, और गिरधरपुरा के अंदर गंगाराम धाकड़ का घर था, और गंगाराम धाकड़ के वहां किसी कारणवश मृत्यु भोज अवसर नौसर किसी मौके पर इन सभी किसानों का मिलना तय हुआ। इन सभी किसानों की सभा हुई, और किसानों की सभा में यह तय किया गया कि एक प्रतिनिधि मंडल मेवाड़ के महाराणा से मिलेगा, और मेवाड़ महाराणा को इस बात की जानकारी देगा कि हमारे ऊपर राव के द्वारा बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के कर लादे गए हैं, इन करों से हमें छुटकारा दिलाया जाए। तो ऐसी स्थिति में किसान समुदाय ने मिलकर 2 लोगों को यहां से उदयपुर मेवाड़ महाराणा के पास भेजने का प्रयास किया। उनमें से एक नानकी पटेल और दूसरे थे ठाकरी पटेल। ये 2 किसान मेवाड़ के महाराणा के पास गए और अपनी समस्याओं से मेवाड़ के महाराणा को अवगत करवाया। मेवाड़ को महाराणा को अवगत कराने के बाद मेवाड़ के महाराणा ने एक आदमी हामिद हुसैन अहमद को किसानों की समस्या को जानने के लिए भेजा, और हमीद हुसैन अहमद ने किसानों के पक्ष में अपनी सिफारिश तैयार की, परंतु वहां के राव ने यह मानने से इनकार कर दिया। और इसी दौरान 1899-1900 के अंदर छपनिया अकाल पड़ा, और छपनिया अकाल में जब किसानों के पास कर देने की कोई गुंजाइश नहीं थी, ऐसी स्थिति में भी उनसे कर वसूला गया। तब किसानों की हालात और ज़्यादा बुरे हो गए।
इन हालातों से निपटने के लिए किसानों ने और अधिक विद्रोह करने की स्थिति में आ गए। तब 1903 के अंदर इसी कृष्ण सिंह ने चमरी कर लगा दिया। अर्थात चमरी कर एक इस प्रकार का कर था कि कोई भी किसान अगर अपनी कन्या का विवाह करेगा तो आरपी व्यास के अनुसार 13 रुपए और प्रमोद बागसी के अनुसार 5 रुपए राजकोष में जमा कराना होगा। ऐसी स्थिति में कुछ समय तक किसानों ने अपनी लड़कियों का विवाह करना ही रोक दिया। जब 2-3 वर्षों तक लड़कियों की विवाह नहीं हुआ तो सभी राव के सामने प्रस्तुत हो कि भैया इस संवरी कर में छूट दी जाए। तो ऐसी स्थिति में संवरी कर में छूट देने के लिए जब राव से गुजारिश की गई तो राव ने कहा कि इन कन्याओं को कहीं बेच दो, बट संवरी कर तो मुझे देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में किसान और अधिक उग्र हो गए और इसी समय 1906 के अंदर राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। जब राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के उपरांत जो नया उत्तराधिकारी बना पृथ्वी सिंह राव, उन्नीस 1906 में बिजोलिया इस क्षेत्र का जो नए राव बने वो राव बने राव पृथ्वी सिंह। और राव पृथ्वी सिंह ने अगली करों को तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, साथ ही साथ एक और नया कर डाल दिया। और वो जो नया कर डाला था वो थी तलवार बंदाई का कर। कौन सा कर था? तलवार बंदाई का कर। अर्थात जैसे ही कोई नया राव बनेगा तो उनको एक नया कर दिया जाएगा, तलवार बंदाई। इतने सारे करों की मार के बाद किसानों के ऊपर एक और प्रकार का कर लाद दिया गया। परंतु हुआ यह कि 1914 के अंदर राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। जब 1914-15 के अंदर राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद इनका कोई पुत्र वैश्य नहीं था। ऐसी स्थिति में अल्प वैश्य पुत्र केसरी सिंह, अल्प वैश्य पुत्र केसरी सिंह यहां का राव बना। अब देखो किसानों के ऊपर पहले से 84 प्रकार की तो लागें थी। 1903 में चमरी कर लग गया, फिर इसने 1906 में तलवार बंदाई का कर डाल दिया। ऐसी स्थिति में किसानों का शोषण तो लगातार बढ़ ही रहा था। और ऐसी स्थिति में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई तो इनका जो अल्प वैश्य पुत्र था केसरी सिंह, ये शासक बना। अल्प वैश्य होने की स्थिति में जो इस बिजोलिया क्षेत्र का जो प्रशासन था वो पूरा प्रशासन किसके पास चला गया? मेवाड़ महाराणा के पास चला गया। जब मेवाड़ महाराणा के पास बिजोलिया का प्रशासन चला गया तो मेवाड़ महाराणा ने यहां के प्रशासक नियुक्त किए। यहां पे प्रशासक नियुक्त किया किसको? एक किया अमर सिंह राणावत को। और अमर सिंह राणावत के साथ सहायक प्रशासक के रूप में डूंगर सिंह भाटी को नियुक्त किया। और तेज सिंह, हीरालाल, ये दो और लोग थे जिनको कामदार के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार से अब जो बिजोलिया का प्रशासन था इतने समय तक राव के पास था, परंतु अब राव के हाथों से निकलकर किसके हाथों में चला गया? अब राव के हाथों से निकलकर मेवाड़ के अंदर चला गया। अर्थात मेवाड़ जो महाराणा के द्वारा नियुक्त किए गए लोगों के हाथों में चला गया। तो इस प्रकार से ये पहली स्थिति खत्म हुई। और मेवाड़ प्रजामंडल मेवाड़ के पास जाने के बाद, अर्थात मेवाड़ के महाराणा के पास जाने के बाद किसानों के कुछ हालात सुधरने का प्रयास हुआ। इस प्रकार से जो आंदोलन का प्रथम चरण था वो चरण आते आते यहां तक जैसे ही मेवाड़ के हाथों में शासन गया तो समाप्त हो गया। इसके अंदर यह हुआ किसानों को किसी प्रकार की कोई करों से राहत नहीं मिली, किसानों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली, परंतु यह हुआ कि किसान अपने कार्य के प्रति जागरूक हो गए। अर्थात किसान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए कि उन्हें कुल मिला के क्या करना चाहिए और किस प्रकार से जो बड़े प्रशासन है राज्य का किस प्रकार से विरोध किया जा सकता है। और इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण सबसे माना जाता है, इस आंदोलन का जो द्वितीय चरण था वो आरंभ हुआ। इस द्वितीय चरण का जो आरंभ माना जाता है यह माना जाता है 1914 और 1914 से लेकर 1923 के आसपास तक का माना जाता है।
इस आंदोलन, इस दूसरे चरण की जो महत्वपूर्ण भूमिका ये रही कि इस चरण के दौरान राजस्थान के अंदर एक ऐसे क्रांतिकारी नेता का प्रवेश हुआ जिसने बिजोलिया आंदोलन को राजस्थान ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। और वो आदमी था जिसका नाम था भूप सिंह। ये भूप सिंह थे, इन भूप सिंह का मुख्य कार्य था 1915 के अंदर भारत के अंदर रास बिहारी बोस के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना होने वाली थी। परंतु क्रांतिकारी घटना घटित होने से पहले इस बात की भनक अंग्रेजों को लग गई थी। इस क्रांति में अपना योगदान देने के लिए भूप सिंह को राजस्थान के अंदर क्रांतिकारी विचारों और क्रांतिकारी दल तैयार करने के लिए भेजा गया था। परंतु यहां आने पर भूप सिंह पकड़े गए और उन्हें टॉडगढ़ जेल में रखा गया। टॉडगढ़ जेल से छूटने के बाद इन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर दिया और नाम हो गया विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक जेल से छूटने के बाद ओरसी ग्राम में आकर रहने शुरू हो गए। कौन से ग्राम में? ओरसी ग्राम में आकर रहने शुरू हो गए। और ओरसी ग्राम के अंदर इन्होंने 1915 के अंदर एक विद्या प्रचारणी समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। और इसी से प्रभावित हुए साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास ने इस सभा से प्रभावित होने के बाद बिजोलिया के अंदर 1916 के अंदर इस सभा की एक शाखा के रूप में स्थापित की। और इसी का जो शुभारंभ है करने के लिए विजय सिंह पथिक को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया। जब विजय सिंह पथिक बिजोलिया पहुंचे तो बिजोलिया पहुंचने पर यहाँ पर साधु सीताराम दास और मोहनलाल पांडे दो व्यक्ति थे। एक थे साधु सीताराम दास और दूसरे थे मोहनलाल पांडे। इन दोनों के अनुरोध के ऊपर, इन दोनों के कहने पर इन्होंने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व है वो अपने हाथों में ले लिया। तो इस प्रकार से दूसरा चरण जो आरंभ हुआ, दूसरे चरण का आरंभ है जो बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का जो आरंभ है वो विजय सिंह पथिक के हाथों में नेतृत्व आने के साथ होता है। इस आंदोलन की वित्तीय व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए विजय सिंह पथिक ये चाहते थे कि किसान आंदोलन असफलता का सबसे बड़ा कारण है वित्तीय प्रबंधन, और उस वित्तीय प्रबंधन को सुधारने के लिए उन्होंने एक नवीन योजना बनाई। और उस योजना के अनुरूप हरियाली अमावस्या के दिन, उन्होंने हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल बोर्ड की स्थापना की। ऊपर माल बोर्ड कहां पर की है? ये ऊपर माल के अंदर ही, बिजोलिया क्षेत्र के अंदर भी इन्होंने ऊपर माल बोर्ड अर्थात किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की। इस किसान पंचायत बोर्ड का जो एक अध्यक्ष बनाया गया मुन्ना पटेल को। और इस संस्था के माध्यम से किसानों से निश्चित मात्रा में कर, जो कुछ पैसों का संग्रहण किया जाता था, इस संग्रहण के माध्यम से व्यवस्थित रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन को चलाया जा सके। और इसी बोर्ड के एक सदस्य थे नारायण पटेल। इस नारायण पटेल ने सबसे पहले इस क्षेत्र के अंदर राव को कर देने से इनकार कर दिया। जैसे ही राव को कर देने से इनकार किया तो राव ने उठाकर नारायण पटेल को जेल में डाल दिया। जब नारायण पटेल को जेल में डाल दिया गया तो उसी दौरान बहुत सारे किसानों ने मिलकर नारायण पटेल का छुड़ाने के लिए नारे लगाने आरंभ कर दिए कि यहाँ तो नारायण पटेल को आज़ाद करो या हमें भी जेल में डाल दिया करो। और इसी दौरान एक और घटना हुई। नारायण पटेल जब जेल में थे, उनका किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। इसी दौरान माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा एक गीत लिखा गया, पंछीड़ा।
किसके द्वारा लिखा गया? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया इसी समय, और इसी समय भी गाया गया था पंछीड़ा गीत। और किसानों के इस प्रकार से जब किसानों का विरोध आंदोलन बढ़ गया तो इसके कारण एक आयोग का गठन किया। मेवाड़ के अंदर भी उस समय तक अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो चुका था, तो अंग्रेजों के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, और उस आयोग के अंदर, जिसको अपन अलग अलग नामों से जानते हैं, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और एक किसानों के बढ़ते विरोध के कारण एक आयोग बनाया गया, और उस आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया बिंदुलाल भट्टाचार्य को। किसको बनाया गया? बिंदुलाल भट्टाचार्य को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। बिंदुलाल भट्टाचार्य के साथ साथ कुछ लोगों को, ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली को भी इस आयोग के अंदर सम्मिलित किया गया। जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया गया, इस आयोग ने भी किसानों के हित में कुछ सिफारिशें पेश की, परंतु राव के द्वारा और मेवाड़ के महाराणा के द्वारा उनकी सिफारिशों को भी अस्वीकार कर लिया गया। उनकी सिफारिशों को अस्वीकार करने के उपरांत बिजोलिया के जो किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले थे विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक के दिमाग में एक बात आई, दिमाग में बात यह आई कि क्यों न बिजोलिया किसान आंदोलन को इस राज्य से बढ़ाकर प्रदेश अर्थात देश में राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाए। ऐसी स्थिति में विजय सिंह पथिक ने, जो कानपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था प्रताप, और प्रताप इसके जो प्रशासक थे ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी। इस पत्र के माध्यम से इन्होंने बिजोलिया जो किसान आंदोलन था, इस किसान आंदोलन को राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक ले गए। जब राष्ट्रीय स्तर तक ले गए तब इसी के दौरान जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक ने एक पत्र लिखा मेवाड़ के महाराणा को, और मेवाड़ का गौरव याद दिलाया कि तुम्हारे जैसे मेवाड़ के इतिहास जिसका समृद्ध रहा है, गौरवशाली रहा है, उसी मेवाड़ के जो किसान हैं वो अपनी करों की प्रणाली से दुखी है, इनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। और इसी दौरान महात्मा गांधी ने भी अपना नैतिक समर्थन है वो बिजोलिया किसान आंदोलन को दिया। तो महात्मा गांधी ने अपना जो निजी सचिव था महादेव देसाई, इन महादेव देसाई को राजस्थान भेजा, और राजस्थान भेजकर बिजोलिया किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन प्रदान किया। ये गतिविधियां चल रही थी। ऐसी स्थिति से ये परिणाम ये हुआ कि बिजोलिया किसान आंदोलन अब किसी राजस्थान के विशेष भू क्षेत्र का न होकर समस्त भारत के किसानों का आंदोलन बन गया। इसी दौरान 1900 और अधिक मजबूत करने के लिए 1919 के अंदर विजय सिंह पथिक ने विजय सिंह पथिक ने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की 1919 में। राजस्थान सेवा संघ कहां पर की और किसने की? पथिक जी ने की और वर्धा में की। इसका जो मुख्यालय है वो बाद में 1920 के अंदर अजमेर में कर दिया गया। कब किया गया? 1920 के अंदर कर दिया गया। और इस राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से एक विशेष प्रकार का समाचार पत्र जारी किया जाता था, राजस्थान केसरी। यह राजस्थान केसरी जो राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से समाचार पत्र भी प्रकाशित किया जाता था। 1919 के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो अमृतसर के अंदर आयोजित हुआ। इस अमृतसर में होने वाले राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष होने के नाते भाग लिया, और इस सम्मेलन के दौरान उन्होंने बिजोलिया प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रयास किया। परंतु बिजोलिया प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, उस दौरान मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी ने उस प्रस्ताव का विरोध किया। विरोध इसलिए किया क्योंकि इसको राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं बनाया जाए। परंतु बाल गंगाधर तिलक और केवलकर महोदय के समर्थन के परिणाम स्वरूप अमृतसर के इस कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान बिजोलिया प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये एक याद देने की बात है कि 1919 में कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन
कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस अमृतसर में होने वाले आंदोलन के अंदर पथिक जी ने भाग लिया, और पथिक जी ने भाग लेने के साथ साथ यहां से बिजोलिया प्रस्ताव भी पारित करवाया। और बिजोलिया प्रस्ताव पारित होने के उपरांत यहां से एक आयोग का भी गठन हुआ कि बिजोलिया की वास्तविक स्थिति क्या है, बिजोलिया के अंदर किस प्रकार से कार्य होना चाहिए और किस प्रकार से हो नहीं रहा। इसी समय अमृतसर के अंदर राजस्थान राजपूताना मध्य भारत सभा का भी आयोजन हो रहा था। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि 1919 में राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ। इसी दौरान अमृतसर में ही राजपूताना मध्य भारत सभा का भी आयोजन हुआ, का भी अधिवेशन हो रहा था। अब देखो, ये दो अधिवेशन एक साथ हो रहे थे और यहीं से एक और आयोग का गठन हुआ। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य यह था कि वास्तव में बिजोलिया के किसानों की क्या स्थिति है, और वो आयोग का अध्यक्षता भवानी दयाल को सौंपी गई। परंतु भवानी दयाल का संबंध मेवाड़ क्षेत्र से न होने के कारण यहाँ के स्थानीय लोगों और किसानों ने इसका विरोध किया, और उसका विरोध करने की स्थिति में इस आयोग की अध्यक्षता है वो रमाकांत मालवीय को सौंप दी गई। और रमाकांत मालवीय के साथ दो और लोग भी जुड़े, ठाकुर राज सिंह और तख्त सिंह मेहता। ठाकुर राज सिंह और तख्त सिंह मेहता, इन्होंने भी किसानों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया, परंतु किसानों की समस्या को जानने के बावजूद उनका कोई किसी प्रकार से हल निकालने में असफल रहे। परंतु असफल इसलिए रहे क्योंकि इस आयोग ने भी जो भी सिफारिशें प्रस्तुत की थी, वो मेवाड़ के महाराणा ने उन सभी सिफारिशों को अस्वीकार कर लिया। तो ऐसी स्थिति में बिजोलिया आंदोलन, जो एक निश्चित बिजोलिया के क्षेत्र में था, जैसे इस आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार किया गया, बिजोलिया आंदोलन पूरे मेवाड़ क्षेत्र के अंदर फैल गया। तो इस प्रकार से दूसरे चरण के दौरान जो बिजोलिया जो किसान आंदोलन था, वो अपने सर्वोत्कर्ष पर फैल गया था। और जब गतिविधियां बढ़ रही थी, किसान अपने विद्रोह की तरफ और अधिक उग्र होते जा रहे थे, तो अंग्रेजों को भी लगा अब निश्चित रूप से हमें भी कुछ कदम उठाना चाहिए। अगर कदम नहीं उठाया तो कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में 1921 के अंदर एक हॉलैंड की अध्यक्षता में ब्रिटिश रेजिडेंट द्वारा एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी अंग्रेजों ने यह किया कि सबसे पहले जो एजीजी थे विल्किंसन को भेजा, और विल्किंसन ने कहा कि जो बिजोलिया आंदोलन है वो रूसी क्रांति के पद चिन्हों पर चल रहा है। जब रूसी क्रांति के पद चिन्ह पर चल रहा है तो ऐसी स्थिति में दोबारा से एक आयोग का गठन किया, और उस आयोग के अंदर जो यहाँ के एजीजी थे हॉलैंड को अध्यक्ष बनाया गया, और हॉलैंड की अध्यक्षता में कुछ और सदस्य भी थे। इन सदस्यों के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी आगलवी, और इनके अलावा प्रभात चंद्र चटर्जी, और बिहारी लाल, ये वहां के दीवान थे। इस प्रकार से इन 4 सदस्यों की जो कमेटी थी, और इस समिति ने महाराणा को यह बताया कि किसानों को निश्चित रूप से शोषण हो रहा है, और किसानों को अगर समय रखते इनकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया तो किसान और अधिक उग्र हो जाएंगे। और इस समिति ने अपनी 56 सिफारिशें प्रस्तुत की। इन 56 सिफारिशों के अंदर मुख्य सिफारिश ये थी कि 35 प्रकार के जो कर थे
इन 35 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया गया और इसी के साथ कुछ समय के लिए बिजोली आंदोलन का जो द्वितीय चरण था वो समाप्त हो गया। ये इस प्रकार से बिजोली आंदोलन का प्रथम चरण और द्वितीय चरण कंप्लीट हुआ। अब तीसरा चरण था जो एक तरीके से माना जाए तो बिजोली आंदोलन का अंत कह सकते हैं। इस तीसरे चरण के अंदर ये हुआ, तीसरा जो चरण शुरू हुआ वो 1923 के अंदर हुआ। (1923 से 1941 तक। इसके अंदर यह हुआ कि जो राव थे केसरी सिंह, अब राव केसरी सिंह वयस्क हो चुके थे। क्या हो चुके थे? राव केसरी सिंह वयस्क हो चुके थे। ऐसी स्थिति में राव केसरी सिंह वयस्क हो चुके थे। ऐसी स्थिति में जो मेवाड़ महाराणा के पास जो बिजोलिया का प्रशासन था वो पुनः राव के अधीन हो गया। और राव ने क्या किया कि राव ने जैसे ही राव के पास पुनः अधिकार आए, जैसे ही राव के पास पुनः अधिकार आए तो राव ने समस्त प्रकार के कर पुनः लागू कर दिए। समस्त कर क्या कर दिए? पुनः लागू कर दिए। जब समस्त कर पुनः लागू कर दिए तो किसानों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। तो विजय सिंह पथिक ने यह सलाह दी कि इन क्षेत्रों में कृषि नहीं की जाए। जब कृषि नहीं करोगे तो कर किस प्रकार से लेंगे? और इस खेतों पर कृषि करने के विवाद को लेकर राम नारायण चौधरी दूसरे जो महत्वपूर्ण किसान नेता थे, राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। राम नारायण चौधरी ये कहना चाहते थे कि किसानों को अपनी जमीनें नहीं छोड़नी चाहिए, जबकि विजय सिंह पथिक कहते थे कि किसानों को अपनी जमीनें छोड़ लेनी चाहिए। जब किसानों ने विजय सिंह पथिक की बात मानी और अपनी भूमि पर कृषि नहीं की तो जो पूरी किसानों की जमीनें थी उन जमीनों के ऊपर साहूकारों और राव के लोगों ने अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में किसान जमीनों से बेदखल हो गए और इसी समय 1923 के अंदर विजय सिंह पथिक ने स्वयं को भी बिजोलिया किसान आंदोलन से पृथक कर दिया। जब बिजोलिया किसान आंदोलन से स्वयं को विजय सिंह पथिक ने पृथक कर दिया तब इन किसानों का सहयोग कौन करे? किसानों का सहयोग करने के लिए इसी समय विजय सिंह पथिक के स्थान पर जमनालाल बजाज आए और जमनालाल बजाज के द्वारा इस तृतीय चरण के अंदर किसानों का जो है वो नेतृत्व किया गया। और तृतीय चरण के किसानों की जो महत्वपूर्ण मांग रही वो महत्वपूर्ण मांग यही थी कि किसानों की जो जमीनें हड़पी गई है उन सभी जमीनों को पुनः लौटाया जाए। तो इन जमीनों को पुनः लौटाने के लिए लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही और आगे उठाकर इन सभी को भी जेल में डाल दिया गया। वर्मा जी को कुंभलगढ़ जेल में डाल दिया और अंत में मेवाड़ प्रजा मंडल की जब स्थापना हुई 1938 के अंदर और मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना के बाद 1938 में हुई और फिर जाकर 1941 के अंदर किसानों को जो भूमि थी वो पुनः मिली। इस प्रकार से हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास किया। इस बिजोलिया आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसका नाम था तुलसी भील। तुलसी भील ने यह कार्य किया कि जो सूचनाएं होती थी आंदोलन की एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसानों के मध्य अर्थात दूर संचार का जो कार्य है वो तुलसी भील के द्वारा किया गया। इसके अलावा बिजोलिया जो किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं साधु सीताराम दास को, जबकि राजस्थान में किसान आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं वो माना जाते हैं विजय सिंह पथिक को। तो इस प्रकार से ये बिजोलिया किसान आंदोलन जो है चला। इस प्रकार से आज की इस क्लास के माध्यम से हमने राजस्थान के अंदर किसान आंदोलनों के कारण और उसके साथ ही साथ बिजोलिया किसान आंदोलन जो महत्वपूर्ण था उस आंदोलन को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।